नेम इज़ आकांक्षा एंड वेलकम टू रिफॉर्म लर्निंग। हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे जिसका टाइटल है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। इसकी आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी है। इसके अंदर आपका जो पेज नंबर 13 पर टॉपिक दिया हुआ है बेसिक एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, वो भी इसके अंदर मर्ज है एज यू कैन सी ऑन ब्लैक बोर्ड। क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड हैं तो इसलिए इनको एक साथ हम मर्ज करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की बात करूं तो बेसिकली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है बेसिक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी एंड सेकेंड वन इज अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। बट आप यहाँ पर एक तीसरा कॉलम भी देख रहे हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इन दोनों को समझ लेते हैं ये है क्या, ठीक है। बेसिक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो बात करते हैं ये हमें प्रोवाइड कराते हैं प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, इन्वेस्टिगेट करते हैं कॉजेज बिहाइंड द बिहेवियर होने के पीछे कॉज क्या है, थ्योरीज प्रोवाइड कराते हैं हमें, रिसर्च से रिलेटेड है ये बेसिकली, ठीक है। जबकि अप्लाइड जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है ये क्या करती है, बेसिक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी की जो भी इनपुट्स होते हैं, जो कुछ भी नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल वे में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो ब्रांचेज हैं साइकोलॉजी की, ये दोनों ही ब्रांचेज जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। इंटर रिलेटेड कैसे हैं कि बहुत सारी ऐसी बेसिक ब्रांच जो है साइकोलॉजी की, बहुत सारी ऐसी थियोरीज हैं जो प्रैक्टिकली अप्लाई होने का पोटेंशियल रखती हैं, ठीक है। और उसी तरीके से बहुत सारी अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी की ऐसी जो है एप्लीकेशंस हैं या फिर ऐसी प्रैक्टिस हैं, एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने नई सप्लीमेंट्री थ्योरीज को जन्म दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये दोनों ही जो ब्रांच है साइकोलॉजी की वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, जिसकी वजह से एक थर्ड ब्रांच निकल कर आई जो कि है बोथ, यानी कि वो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जिसमें अप्लाइड और बेसिक दोनों ही ब्रांचेस के कुछ ना कुछ इनपुट्स इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो ये था आपका पेज नंबर 13 पर बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी का इंट्रो, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी और ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी जो आपके पेज नंबर 9 पर दिया गया है वो कैसे कोरिलेटेड हैं आपस में, ठीक है। हमने ये जान लिया कि ब्रॉडली साइकोलॉजी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, बेसिक एंड अप्लाइड। अब बेसिक जो साइकोलॉजी है उसके अंदर कौन कौन सी साइकोलॉजी आती है, कौन कौन सी ब्रांच आती है साइकोलॉजी की। तो बेसिक के अंदर आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी एंड क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। जबकि अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी में कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं, सोशल साइकोलॉजी, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और दोनों के अंडर आने वाली यानी कि बेसिक और अप्लाइड दोनों ही ब्रांचेस के अंडर जो ब्रांचेस आती हैं साइकोलॉजी की वो हैं डेवलपमेंटल, एनवायरमेंटल एंड हेल्थ साइकोलॉजी। यानी कि डेवलपमेंटल जो है वो बेसिक के अंदर भी आती है ब्रांच साइकोलॉजी की और अप्लाइड के अंदर भी आती है, सेम एज एनवायरमेंटल एंड हेल्थ, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कॉग्निटिव की बेसिक ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की, देन हम बात करेंगे अप्लाइड एंड फिर बोथ, ठीक है। तो कॉग्निटिव ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है, ये बात करती है ह्यूमन बींग्स के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की, ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में IPS लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस लिमिटेड है, ठीक है। तो ये बात करते हैं कॉग्निटिव ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ये बात करती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में। बेसिकली अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स में बोलूँ तो ये बात करते हैं मेंटल प्रोसेस के बारे में कि मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, प्लानिंग। तो ये जितनी भी मेंटल प्रोसेसिंग है, जो कुछ भी है हमारी मेंटल प्रोसेस क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, इन सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी करती है वो करती है कॉग्निटिव ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। अब इसके अंदर ये लोग दो अप्रोच यूज़ करते हैं। पहला तो है लैब एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, और सेकेंड जो अप्रोच है वो है इकोलॉजिकल, ठीक है। अब इकोलॉजिकल अप्रोच, ठीक, तो यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया कि ये लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए जो दो अप्रोचेस यूज़ करते हैं, लैब एक्सपेरिमेंट और इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लैब एक्सपेरिमेंट में क्या है कि जो पार्टिसिपेंट है उसको एक फिक्स्ड एनवायरनमेंट में एक लैब में आप उसको बिठा देते हैं और फिर
देखते हैं कि उसके बिहेवियर को बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं कि उसके अंदर वो मेंटल प्रोसेसेस क्या क्या चल रही हैं, क्या कर रहा है क्या नहीं। अब मेंटल प्रोसेसेस क्योंकि वो इंटरनल होती हैं, अब वो कैसे आप ऑब्जर्व करोगे, वो कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, मैंने बताया था मेंटल प्रोसेसेस को हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं, इंसान क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कैसे बैठा है, क्या उसकी बॉडी मूवमेंट है, इन सारी चीज़ों के थ्रू हम उसकी मेंटल प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं या कॉग्निटिव ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर को दो तरीके से जानने की कोशिश करती है, मेंटल बिहेवियर को, मेंटल प्रोसेस को। एक तो लैब एक्सपेरिमेंट के थ्रू और दूसरा है इकोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू। इकोलॉजिकल अप्रोच जहाँ लैब एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में किए जाते हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट में होते हैं। वहीं जो इकोलॉजिकल अप्रोच है ये जो है ये नेचुरल सेटिंग में होती है, नेचुरल एनवायरनमेंट में, या जहाँ भी वो बंदा पार्टिसिपेंट है उसी को बिना उसको बताए कि भाई हम आपका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एकदम नेचुरल सेटिंग में उसका ऑब्जर्वेशन कहीं दूर से बैठ कर करते हैं ताकि जो है नेचुरल उसका बिहेवियर वो सामने आए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो कि बात करती है माइंड बॉडी फिनोमेना की। ठीक है, ठीक है, माइंड बॉडी फिनोमेना की ये बात करती है, ये स्टडी करते हैं। माइंड बॉडी फिनोमेना बेसिकली कि बॉडी यानी कि बिहेवियर, ठीक है, और माइंड यानी कि फिजिकल सिस्टम। ठीक है, ये बात करते हैं फिजिकल सिस्टम और माइंड बॉडी, यानी कि इंसान का जो फिजिकल सिस्टम होता है, फिजिकल सिस्टम यानी कि उसका ब्रेन, उसका इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जेनेटिक्स, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें किस तरीके से इंसान के बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती हैं, इस चीज़ की स्टडी करता है बायोलॉजिकल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जेनेटिक्स की, बहुत सारी साइकोलॉजी में ऐसी रिसर्च हुई हैं, ऐसी थ्योरीज सामने आई हैं जिन्होंने जेनेटिक के रोल को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है किसी भी इंसान के बिहेवियर में। ठीक है, जैसे कि इंटेलिजेंस के मामले में हम बोल देते हैं, कहते हैं कि किसी के पेरेंट्स इंटेलिजेंट बहुत थे, टॉपर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जेनेटिकली उनके जो बच्चे होंगे वो भी इंटेलिजेंट होंगे, सेम एज कोई है पेरेंट जो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं, मीडियोकर रहे हैं स्टडीज़ में, तो हो सकता है उनके बच्चे भी ऐसे। ऑल्दो बहुत सारे जो हैं एक्सेप्शनल भी अवेलेबल हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं कि जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हुए हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, वो जेनेटिक्स की वजह से है। जेनेटिक जो होती हैं, जीन्स जो होते हैं हमारे, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। हो सकता है उनकी कोई जनरेशन ऐसी रही हो जो बहुत इंटेलिजेंट रही हो, ठीक है, हो सकता है पहली दो सेकंड फर्स्ट या जो भी जनरेशन रही हो इंटेलिजेंट हो, तो वो जीन्स जो है वो इमीडिएट वाली जनरेशन में ना पास ऑन होकर उससे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हुए हों, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो जेनेटिक्स का रोल बहुत ज़्यादा है बिहेवियर को समझने में। इसके बारे में कर्ट लेविन जो है एक साइकोलॉजिस्ट, जिसके बारे में आप आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, थीम ऑफ रिसर्च ऑफ इन साइकोलॉजी वाले टॉपिक में फॉर्मूला दिया था इस चीज़ को, जेनेटिक के रोल को समझने के लिए, कि बिहेवियर जो होता है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, P फॉर पर्सन एंड E फॉर एनवायरनमेंट, एंड यहाँ P से हमारा मानना जो है वो जीन से है। ठीक है, यानी कि हेरिडिटी से है, जीन्स या ठीक है। तो ये कर्ट लेविन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम वैसे तो आगे भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी ये बात करती है माइंड बॉडी फिनोमेना की, किस तरीके से जो हमारा फिजिकल सिस्टम है वो हमारी बॉडी यानी हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करता है। जेनेटिक के रोल के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, ऐसी हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं, हार्मोन्स जो हैं वो हमारे इमोशनल स्टेट को, हमारे टेम्परमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो बायोलॉजिकल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आती है। अब बात करते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी की। न्यूरोसाइकोलॉजी जो है ये किसके बारे में बात करती है?
ये बात करती है न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल सब्सटेंस जो हमारे ब्रेन में होते हैं उनकी स्टडी करते हैं कि बेसिकली अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं तो ये लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से जो ब्रेन में इंजरीज हुई हैं या ब्रेन में जो इलनेस हुई है उसकी वजह से इंसान की जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, जो उसका ब्रेन फंक्शनिंग है, उसका बिहेवियर है, वो किस तरीके से प्रभावित हुआ है। ठीक है, अब जैसे है अल्जाइमर है, ये एक बीमारी है भूलने की। ठीक है, किसी को अगर ये बीमारी हो जाती है दैट मीन्स उसके ब्रेन में जो मेमोरी वाला जो फंक्शन है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। अल्जाइमर में क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो धीरे धीरे चीज़ों को भूलने लगता है और एक टाइम ऐसा आता है कि कम्प्लीटली वो अपनी मेमोरी लॉस कर देता है। तो ये जो है ये न्यूरोसाइकोलॉजी के अंडर स्टडी किया जाता है इस टाइप की प्रॉब्लम, जिसमें वो fMRI EEG टेक्निक का इस्तेमाल करके ब्रेन मैपिंग और ब्रेन इमेजिनिंग के थ्रू प्रॉब्लम का पता लगाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बात है क्रॉस कल्चरल या फिर कल्चरल साइकोलॉजी की। ये वाली जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है ये बात करती है कि किस तरीके से जो हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट है वो हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, ये बेसिकली ये देखते हैं कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग नेशन का जो कल्चर है उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। उन सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के कारण वहाँ के जो लोग हैं उनके बिहेवियर में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ये लोग बात करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, और जैसे पर्टिकुलर कल्चर में क्या चीज़ अप्लाई की जा सकती है, वहाँ पर कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या अनकॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ये इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इन शॉर्ट ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बात करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर डिफरेंट नेशंस कल्चर। ठीक है, तो ये हमारा था बेसिक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। अब है अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी एंड बोथ। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वरना फिर ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।